अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जी। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी डाल्टन मॉडल की, जिसमें जो ड्रॉबैक्स आ रहे थे वो ये आ रहे थे कि उसने नहीं हमें बताया था कि जो एटम है वो एक डिविजिबल पार्टिकल है, और एटम जो होता है वो उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में जो हमें बात की गई थी वो रदरफोर्ड मॉडल में बात की गई थी। बेसिकली रदरफोर्ड मॉडल जो है ये 1911 में आया था, रदरफोर्ड ने किया था, और इसने इस ऑर्डर को इस मॉडल को बेसिकली इसलिए किया था ताकि वो अरेंजमेंट बता सके इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स की एक एटम में। ठीक है, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और प्रोटॉन्स हैं इनकी एक एटम में किस तरह की अरेंजमेंट्स हैं वो बता सके वो। इसके लिए रदरफोर्ड ने मॉडल प्रेजेंट किया था। सबसे पहले उस मॉडल में उसने एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीज़ें थी आपको हम ये बता देते हैं। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट में उसने एक गोल्ड फॉइल ली थी। अब ये जो गोल्ड फॉइल है इसकी थिकनेस स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा कम है, 0.00004 सेंटीमीटर उसने रखी है इसकी थिकनेस। ठीक है, मतलब बहुत बारीक है ये गोल्ड फॉइल। उसके अलावा इसके ऊपर, इस गोल्ड फॉइल के ऊपर उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है ना वो बम्बार्ड किए थे। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए थे थ्रू अ सोर्स, किसी सोर्स के थ्रू उसने अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड किए थे। उसने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो हम लोग इस एक्सपेरिमेंट का एक ओवरऑल व्यू देख लेते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट कैसा था। बेसिकली ये हमारे पास एक एरिया था, इसके अंदर हमारे पास गोल्ड फॉइल पड़ी हुई थी, और ये हमारे पास एक सोर्स था। इस सोर्स से आई है हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स की इसके ऊपर हमारे पर बम्बार्डमेंट हुई थी। ठीक है, और इसमें जो हमारे पास है ना इसके ऊपर डिफरेंट हमारे पास रिजल्ट आए थे। कुछ में स्ट्रेट चले गया था, कुछ में डिफ्लेक्ट हो गया था। ठीक है, इस तरह से। तो ये हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या था। अभी जस्ट हम एक्सपेरिमेंट का बेसिक पढ़ लेते हैं। गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड किए गए थे। ठीक है, उसमें उसने जो अल्फा पार्टिकल्स लिए थे ना उनके बारे में स्पेसिफिकली आपकी बुक में भी बताया गया है कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनको लिया गया था पोलोनियम में से। ठीक है, मतलब ये स्पेसिफिकली पोलोनियम में से डिसइंटीग्रेट हुए थे ये पार्टिकल्स। और ये जो अल्फा पार्टिकल्स है ना ये हीलियम डबल पॉजिटिव थे। ठीक है, ये जो अल्फा पार्टिकल्स थे ये हीलियम थे और ये डबल पॉजिटिव थे। ठीक है, तो आपने अब ये बात याद रखनी है कि ये डबल पॉजिटिव है। और दूसरी बात जो मैं आप लोगों को ऊपर बतानी थी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन जो होता है तो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो अब एक्सपेरिमेंट में आपने ये दो चीज़ें ज़रूर याद रखनी है, और ये भी याद रखना है कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स थे ये पॉजिटिवली चार्ज थे। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि आगे क्या होगा एक्सपेरिमेंट में। बेसिकली कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्रेट चले गए। ठीक है, कुछ जो हैं वो हमारे पास डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब स्ट्रेट नहीं गए, वो अपने पाथवे उन्होंने अपना चेंज कर लिया। जबकि कुछ तो उनसे होते हैं ना वो ग्रेटर देन 90 डिग्री अपने स्ट्रेट पाथ से चले गए, मतलब कुछ डिफ्लेक्ट हुए कुछ स्ट्रेट हुए, लेकिन कुछ ना स्ट्रेट से 90 से ऊपर। ठीक है, मतलब स्ट्रेट जाके भी 90 से ऊपर ग्रेटर देन 90 वो डिफ्लेक्ट किए थे। ठीक है, कुछ की स्पेसिफिसिटी हम लोगों ने ग्रेटर देन 90 डिफ्लेक्शन लिखी है। ठीक है, तो बेसिकली इसने ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ना ये बहुत ज़्यादा बार किया था, और इसके डिफरेंट रिजल्ट, मतलब हमेशा रिजल्ट सेम ही आए थे। ठीक है, उसने क्या रिजल्ट्स या कंक्लूजन्स निकाली थी उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो कंक्लूजन और रिजल्ट्स है ना ये, इस कंक्लूजन और रिजल्ट्स को जब आपने सुनना है ना तो आपने ये चीज़ें ज़रूर याद रखनी है जो मैंने यहाँ पर बताई थी, ये हीलियम पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। ठीक है, तो कंक्लूजन सबसे पहले उसने कंक्लूजन क्या निकाली थी कि मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन एटम मस्ट बी एम्प्टी। वो कह रहा था कि ये जो गोल्ड फॉइल में से जितने भी मोस्ट जो है ना वो अनडिफ्लेक्टेड रहे थे। ठीक है, मतलब वो स्ट्रेटली चले गए थे। इसका मतलब क्या है कि एटम की वो स्पेस जो है ना वो हिस्सा जहाँ से वो बगैर डिफ्लेक्शन के पास कर दिए थे वो क्या है, एम्प्टी है। वो एम्प्टी क्यों है, देखो उसने डिफ्लेक्शन नहीं किया, उसने चीज़ों को हिलाया नहीं है, वो सीधा ही चला गया, मतलब उधर कोई चीज़ नहीं थी, बस सीधी सीधी वो चली गई है। ठीक है, मतलब 90% जो एटम का हिस्सा होता है वो 90% हमारे पास क्या होता है, एम्प्टी होता है। उसके अलावा जो हिस्सा एम्प्टी नहीं होता जिसने हमें डिफ्लेक्शन शो कराई है, उसने किस तरह की डिफ्लेक्शन शो करवाई है, उस जगह पर किस तरह की चीज़ें थी। ठीक है, तो दूसरा जो उसने पॉइंट बोला था उसने कहा था कि जो फ्यू पार्टिकल्स है ना, यहाँ पर हमने मेजोरिटी की बात कर ली है, तो जो फ्यू अल्फा पार्टिकल्स है ना वो एंगल ग्रेटर देन 90 से पास किए हैं। ठीक है, और वो वहाँ से पास किए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन की वजह से डिफ्लेक्ट हुए हैं। ठीक है, रिपल्जन, अब रिपल्जन कहाँ होती है, बेसिकली हमेशा सेम चार्जेस में रिपल्जन होती है। वो कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन की वजह से डिफ्लेक्शन हुई है 90% से ग्रेटर एंगल पे। ठीक है, तो रिपल्जन वहाँ होती है जहाँ पर हमारे पास क्या हो, सेम चार्जेस हो। और सेम चार्जेस का क्या मतलब होता है कि वहाँ पर प्रोटॉन थे, प्रोटॉन होने की वजह से जो
हीलियम पॉजिटिव है ना, वो जब वहाँ गया तो उसने आपस में उन दोनों ने क्या किया, एक दूसरे को रिपेल किया। ठीक है, तो जहाँ पर हमें डिफ्लेक्शन शो हुई है वहाँ पर ये शो हो रहा है कि वहाँ पर प्रोटॉन मौजूद थे। ठीक है, उसके अलावा जो लास्ट हमारा कंक्लूजन निकली है वो ये है कि मैसिव अल्फा पार्टिकल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन से नहीं डिफ्लेक्ट हुए, मतलब नॉट डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल्स बाय इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है ये नेगेटिव चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज हैं। इन दोनों ने आपस में क्या किया है, एक दूसरे को एक्सेप्ट किया है और अट्रैक्ट किया है, रिपल नहीं किया है, डिफ्लेक्ट नहीं किया है। ठीक है, तो अब ये जो 3 कंक्लूजन है ना, इन 3 कंक्लूजन्स के मुताबिक रदरफोर्ड ने एक न्यू एटम का मॉडल डिस्कवर किया था। उसके मुताबिक एटम बेसिकली ये है। ठीक है, एटम एक बहुत बड़ा हमारे पास कहते हैं न्यूट्रल पार्टिकल है, जिसके सेंटर में हमारे पास जो है ना वो पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, जिसको उसने क्या कह दिया है, न्यूक्लियस कह दिया है। ठीक है, उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है, और इस जो एटम है ना इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं नेगेटिव चार्जेस, जिसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन कह दिया है। ठीक है, तो बेसिकली इस पूरे मॉडल को परफॉर्म करने के बाद, उसकी कंक्लूजन निकालने के बाद उसने एटम का ये एक मॉडल रिप्रेजेंट किया था, जिसको जो आप लोगों को अभी बहुत बेसिकली पता है कि एक एटम होता है, उसके अराउंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चार्जेस रिवॉल्व कर रहे होते हैं, सेंटर में न्यूक्लियस होता है जो कि हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, अब जो हमारे पास कुछ बातें की गई हैं कि अब देखिए हर चीज़ की कोई ना कोई गलती होती है। ठीक है, आपको भी पता है कि कोई भी मॉडल रिप्रेजेंट होता है तो बाद में उस मॉडल के ड्रॉबैक्स भी आते हैं। ठीक है, उसकी गलतियां भी होती हैं जिनको दूसरे मॉडल में ठीक किया जाता है। ठीक है, तो ये भी मॉडल बिल्कुल परफेक्ट नहीं था, इसमें भी थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, वो ड्रॉबैक्स क्या थे उनके बारे में हमने अभी बात भी नहीं किया कि उसने क्या बोला था। ठीक है, बेसिकली अच्छा, ये जो एक बात मैं बताना भूल गई थी कि ये जो एटम के अराउंड जो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, न्यूक्लियस ना इन नेगेटिव चार्जेस के ऊपर एक फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से वो इन सेंटर है, न्यूक्लियस भी अपनी जगह से नहीं हिल रहा, और ये जो चार्जेस है ना ये भी कॉन्टीन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब एक बात जो मैंने आप लोगों को नहीं बताई है, ठीक है, कि रदरफोर्ड ने बोला था कि हमारे पास ये जो एटम का मॉडल है ना ये एक प्लेनेटरी मॉडल है। ठीक है, मतलब ये रिजेंबल करता है हमारे सोलर सिस्टम से। ठीक है, अब जब उसने कहा ना कि हमारे सोलर सिस्टम से रिजेंबल करना है तो इसके कुछ डिफेक्ट्स आ गए थे रदरफोर्ड मॉडल के, जिसको हम कहते हैं ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस आ गई थी। ठीक है, वो डिफेक्ट्स क्या है? सबसे पहला डिफेक्ट ये है कि क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर कॉन्टीन्यूसली एक जगह पे मूव कर रहा है, ठीक है, ये देखिए इलेक्ट्रॉन जो है ये कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहा है। रदरफोर्ड ने क्या कहा है कि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो है ये अगर कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहा है तो मूव करने की वजह से ये कॉन्टीन्यूसली क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, इमिट करेगा। ठीक है, अगर ये एनर्जी इमिट करेगा तो हमारे पास एक टाइम ऐसा आ जाएगा, ये न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा छोटा स्मॉल टू स्मॉल हो जाएगा, और एक टाइम आएगा कि हमारे पास न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, फॉल अपार्ट कर जाएगा। ठीक है, दिस विल कोलैप्स द एटॉमिक स्ट्रक्चर, मतलब कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड वो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स क्या कहती है कि अगर कोई भी चीज़ कॉन्टीन्यूसली मूव करती है तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी एनर्जी इमिट करती है, एनर्जी जैसे जैसे इमिट होती है वो और ज़्यादा चीज़ छोटी होती जाती है, और एक टाइम आएगा कि उतनी छोटी हो जाएगी कि उसका पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर ही कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, एटम में हमारे पास कभी भी कोई भी एटॉमिक स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं कर सकता, कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती है। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने इस चीज़ को सही से एक्सप्लेन नहीं किया है। दूसरा जो उसका डिफेक्ट आया है वो है कि हमारे पास जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं एनर्जी कॉन्टीन्यूसली, इट शुड फॉर्म अ कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, कि अगर कॉन्टीन्यूसली एनर्जी इमिट हो रही है तो एक कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए। ठीक है, जाहिर है हमें बहुत शुरू से ही पता है कि अगर कोई भी चीज़ कॉन्टीन्यूसली मूव कर रही होती है, उसमें से कॉन्टीन्यूसली एनर्जी रिलीज हो रही होती है, तो उसमें जो स्पेक्ट्रम बनता है वो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड वो स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा है। ठीक है, तो ये भी एक गलती जो है ना ये रदरफोर्ड ने की है, या फिर ये कह सकते हैं कि उसने इन चीज़ों को सही से एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, उसने जस्ट ये बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, मूव करते हैं, और उनमें से एनर्जी इमिट होती है। ठीक है, लेकिन उसने बाकी इनको नहीं बताया कि अगर एनर्जी इमिट होती है तो स्पेक्ट्रम किस तरह का बनता है या किस तरह का नहीं बनता है, उसमें से एनर्जी इमिट होती है तो एटम के स्ट्रक्चर का कोलैप्स होना है नहीं होना है, किस तरह की एनर्जी रिलीज होगी कि कोलैप्स ना हो वो स्ट्रक्चर। ठीक है, उसने इन
चीज़ों को सही से नहीं बताया, ये उसके ड्रॉबैक्स थे। बेसिकली रदरफोर्ड का मॉडल जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छा मॉडल है, उसने बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन किया है, लेकिन कुछ चीज़ों में उसने बेसिकली गलतियाँ नहीं की हैं, उसने बस उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से एलेबोरेट नहीं किया है, ठीक है। तो वो जो नेक्स्ट हमारे पास जितने भी मॉडल्स आएंगे वो इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से एलेबोरेट कर देंगे, ठीक है, उसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आज का जितना भी लेक्चर है वो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होंगी। मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आसान करके चीज़ें आप लोगों के लिए बताऊँ। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।